जी। चलिए ठीक, क्वेश्चन। जी नहीं भाई, कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, इन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस मिशन द मतलब इंटिटीज आर कॉर्पोरेट पार्टनर ऑफ फ्रॉम इंडिया। तो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में मतलब कौन से इंटिटीज है जो कि कॉर्पोरेट मतलब पार्टनर है इंडिया से। तो एक मतलब अगर आप देखें मतलब इजी क्वेश्चन है, मतलब इलिमिनेशन मेथड लगाएं और एनर्जी के एतबार से आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। जी। ये जानते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि अगर हम सोलर मतलब जो हमारी सोलर एनर्जी जो हमारा टारगेट अगर हम उसको अचीव कर लेंगे तो हम उस एनर्जी से क्या क्या कर सकते हैं इंडिया के अंदर। जैसे कि 2020 में था ना, एक न्यूज़ आई थी कि अगर हम सोलर एनर्जी को मतलब प्रोड्यूस कर लेंगे तो हम उससे मेट्रो चलाएंगे और हम उससे पता नहीं क्या क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें थी उसके अंदर। तो यही मुझे पूछ रहे हैं कि मतलब ये क्या क्या कर सकते हैं इससे, कारपोरेट पार्टनर फ्रॉम इंडिया। यहाँ पे सी एलिमिनेट होना चाहिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, और भी एक एलिमिनेट होगा तभी आपका आंसर फिर बनेगा। मतलब ऑप्शन की मतलब वर्डिंग पावर को ग्रिड, पकड़िए और पावर ग्रिड लिखें। कॉर्पोरेशन क्या हो रहा है? तो ये मतलब यही एलिमिनेट होगा, ये कह रहे हैं फिक्स पावर। ठीक है, पावर ग्रिड, ग्रिड का मतलब होता है ना जो फिक्स पावर कारपोरेशन होता है, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं कि फिक्स पावर कारपोरेशन ही दिया जाएगा। ठीक। तो यही यहाँ पर एलिमिनेट होगा बी। और बाकी अगर आप देखें नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेट, तो उससे सारी चीजें थी कि मतलब रूरल, रूरल उसी को बोलते हैं ना, मतलब हम देहाती एरिया को। जी। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते, अच्छा यहाँ पर इन्होंने क्या दिया ना, अच्छा ए बी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। ठीक है ठीक है, यानी ए सी को एलिमिनेट किया और बी को भी माना है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। फोर्थ वन पता नहीं ए क्या है बी पावर ग्रिड डी ई। कॉर्पोरेशन। ठीक। हाँ ठीक। यार ऐसे क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, आता है ये ऐसे क्वेश्चन, मतलब करंट अफेयर्स बेस ये सारे क्वेश्चन। चलिए ठीक है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 118, तो ये वही डिसोल्व ऑक्सीजन ये केमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसी से ये क्वेश्चन है। और मैंने बताया था हाई वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इंडिकेट गुड क्वालिटी वाटर। तो ये क्या है? जैसे हमने बताया था ना डिसोल्व ऑक्सीजन क्या होता है, कि अगर वो इंक्रीज होगा हो सकता है और अगर वो डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या हो सकता है, दोनों को बताया था और इसके ताल्लुक से क्वेश्चन भी ऊपर गुजर चुके हैं। वही यहाँ पर पूछा हुआ है कि मतलब हाई वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इंडिकेट गुड क्वालिटी वाटर, यानी कौन सी चीज इसके अंदर मतलब गुड क्वालिटी का। डिसोल्व ऑक्सीजन आपका डिक्रीज होगा तो अच्छा होगा, या डिसोल्व ऑक्सीजन आपका इंक्रीज होगा तो आपका वाटर अच्छा होगा, क्या हो सकता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या कंडक्टिविटी। या नहीं भाई, आप तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पकड़ लिए थे, बताएं आप। जी साथी भाई। क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन 118 नंबर ना। हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 118 ना, यही मैं कह रहा हूँ कि अच्छा हाई वैल्यू पूछ रहे हैं कौन सा फॉलोइंग पैरामीटर है जो इंडिकेट करेगा गुड क्वालिटी वाटर की। डीओ का जैसे हमने बताया था, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, वो तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ना, वो पानी को मतलब मेजर करने का एक आला अच्छा। होता है। तो उसी के जरिए तो हम बताते हैं इंडिकेट, मतलब उसी के जरिए हम इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो मतलब पानी है क्या वो गुड क्वालिटी का है या फिर वो बैड क्वालिटी का है। ठीक तो ठीक। मैंने क्या कहा था कि पानी के अंदर जो हमारा एक डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, ठीक है, अगर जो पानी के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर वो हमारे पानी मतलब वो हमारे ऑक्सीजन को लेने लगते हैं तो उससे हमारा पानी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है।
तो मैंने हाँ यही कहा हाँ कि यस अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं कि आपका डिजोल्व ऑक्सीजन मतलब डिक्रीज है, तो आप जान लीजिए कि आपका पानी बहुत ही खराब है, यानी उसके अंदर बैक्टीरिया, आप बीमारी के करीब है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका पानी है गुड क्वालिटी का है और उसके अंदर आपसे ये डिजोल्व ऑक्सीजन वगैरह आपके ऑप्शन में हो, तो आप समझ लीजिए कि यानी आपका डिजोल्व ऑक्सीजन जो है इंक्रीज है, ठीक है। यानी आपका जो पानी का जो का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं ले रहे हैं, वो उनको मतलब उनको वो ऑक्सीजन मिल रहा है। और उनको ऑक्सीजन कब नहीं मिलता है? जब आपका पानी पॉल्यूटेड बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो उनको नहीं मिलता। यानी ऊपर अगर जैसे आप पानी में ऊपर की जो सारी चीजें होती हैं, जैसे कभी पत्ते वगैरह होते हैं और ये डिस्पोजल वगैरह गिलास, जो सारी चीजें होती है, अगर पानी के ऊपर बिल्कुल पौड़ती रहती है ना, यानी उनको कुछ निकलने का कोई मौका नहीं मिलता, तो फिर पानी का जो ऑक्सीजन होता है वो उसी को नीचे, उसी को ये सारी चीजों को लेते रहते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा पानी एक तो ऊपर पॉल्यूटेड रहता है, उनको कोई जगह नहीं मिलती। दूसरा कि वो अंदर से चूसते रहते हैं, तो पानी और खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा स्मेल वगैरह आने लगती है। तो यही होता है कि यानी हमारा डिजोल्व ऑक्सीजन वो लेते हैं, तो हमारा जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है। और जब अगर हमारा डिजोल्व ऑक्सीजन इंक्रीज होगा, इसका मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पानी के अंदर सही सलामत है और हमारा पानी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी हमारी पानी की जो क्वालिटी है वो भी बिल्कुल गुड क्वालिटी की है, अगर हमारा डिजोल्व ऑक्सीजन जो कि इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब है कि हमारा पानी बिल्कुल सही क्वालिटी का। तो यहाँ पर उन्होंने वही कहकर पूछा है कि हाई वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इंडिकेट गुड क्वालिटी वाटर। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो मैंने कहा कि जो हमारा पॉल्यूटेड वाटर होता है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से ही हम मेजर करते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है? जो लोग ऑक्सीजन का डिमांड करते हैं, तो ऑक्सीजन की डिमांड कौन लोग करते हैं? जो नीचे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे लोग होते हैं, ठीक है, मतलब जो किरौने वगैरह होते हैं ना, मछलियां होती है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं पानी के अंदर, सबको मालूम है क्या क्या होता है। तो वो ऑक्सीजन का डिमांड करती हैं। अगर आपका पानी पॉल्यूटेड होगा, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो जो पानी का ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वो उसी को चूसने लगते हैं, यानी उसी को फिर वो खत्म करने लगते हैं। और जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, कहते हैं कि जब उसी पानी को हम केमिकल डालकर चेक करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जब हम केमिकल डालकर चेक करते हैं ना, फिर वो पानी हमारा दूसरे पर्सपेक्टिव में चला जाता है, यानी उसकी दूसरी वैल्यू बन जाती है। और ये सब वही सारे लोग बता सकते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, तो उनकी फील्ड की ये सारी चीज़ें, बस हमें ऊपर से ये सारी चीज़ें इतनी मालूम होनी चाहिए कि डिजोल्व क्या होता है, केमिकल क्या होता है, बायोलॉजिकल क्या होता है। जी, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? हम्माद भाई नहीं है क्या आज क्लास में? जी क्लियर है। हाँ वो नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 8 टू डेवलप ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट हैज द फॉलोइंग टारगेट। अब देखिए, सिंपली गोल भी पूछते हैं और टारगेट भी पूछते हैं। मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन इजी है और इसके अंदर कुछ कीवर्ड वगैरह है, उससे आप एलिमिनेशन मेथड लगाकर क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ये कह रहे हैं कि टू एड्रेस स्पेसिफिक मतलब स्पेशल नीड फॉर लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, ठीक, ऑफ लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज। बी क्या है? टू हैव बाई मतलब ये 2015 द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन विदाउट द सस्टेनेबल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, टू डील मतलब एग्जीक्यूटिवली विद डिबेट प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग नेशन, टू प्रोवाइड एक्सेस टू अफोर्डेबल इसेंशियल ड्रग इन डेवलपिंग वर्ल्ड इन द कोलैबोरेशन विद प्राइवेट सेक्टर, टू हैव द सिग्निफिकेंस इंप्रूवमेंट इन द लाइव्स, ठीक, मतलब जो लोग रह रहे हैं स्लम डिलीवर्स, मतलब जो गरीबी एरिया में जो लोग रह रहे हैं, तो कहते हैं कि मोर देन, ये मिलियन होगा, ठीक है, जो 100 ये 100 लिखा हुआ है ना यमियन बनाकर, ये मिलियन है। इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, यानी 1000, मोर देन 1000 मिलियन लोगों को इन्होंने स्लम डिलीवर्स एरिया से निकाला है, यानी उनको हो सकता है इन्होंने आवास वगैरह प्रोवाइड किया हो, ये सारी चीजें ये बताना चाह रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? शायद सी आप नहीं होगा ना लीजिएगा इसमें कभी भी। जी, शायद सी नहीं तो होगा। ये तो अच्छा, एक मिनट। तो देखिए, डेप्थ बी को तो हम डेप्थ। वैसे ही इसको एलिमिनेट कर सकते हैं ना, क्योंकि इन्होंने विदाउट लिख दिया, ठीक है, विदाउट सस्टेनेबल एक्सेस, तो हम ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए करना, बिल्कुल पहला इम्पॉसिबल है। ऑप्शन। तो बी, हाँ, तो बी ऑप्शन हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल चला जाएगा, और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डिलीट होगा ना, ये ऑप्शन नंबर सी डिलीट होगा। और नहीं, क्या है ऑप्शन नंबर, देखिए, एक होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा, क्योंकि एड्रेस करेगा स्पेशल नीड फॉर मतलब ऑफ लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ना, तो
यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब क्या है कि हमें मतलब एक डेवलपिंग कंट्रीज जो होगी वो मतलब जो नॉन डेवलप कंट्रीज है उनको मिलकर लेकर चलना, उनको भी हमें डेवलप करना है, ठीक है ना, कि हमें सिर्फ अपने को डेवलप होना है। हमें सार मतलब जितनी कंट्रीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, तो ऐसा नहीं है कि जितनी कंट्रीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है सभी मतलब वो पहले से ही डेवलप है हर चीज में, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल अब अगर आप लोग डेवलप में देखते हैं तो एक चाइना को देखते हैं, एक यूएस को देखते हैं, बाकी और सारी कंट्रीज हैं जो कि किसी किसी फील्ड में डेवलप है वरना तो नहीं है। तो ये क्या है कि हमें सबको बराबर लेकर चलना है, तो बी को हमने एलिमिनेट किया और हम देखते हैं अगर, तो ये कह रहे हैं कि टू ये टू डी एग्जैक्ट क्या है यार, एग्जैक्टिवली विथ डिबेट प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ये डिबेट प्रॉब्लम का मतलब क्या हो सकता है, मतलब डिबेट का मतलब शायद ये कर्ज वर्ज के माने में आता है ना, कि मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के यानी कर्ज के प्रॉब्लम के साथ हम डील करेंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल आएगा, ठीक है। टू प्रोवाइड द एक्सेस टू अफोर्डेबल इसेंशियल ड्रग इन डेवलपिंग वर्ल्ड इन द कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर। और ई क्या है, टू हैव द सिग्निफिकेंस इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ। इसका आंसर क्या दिया हुआ है, ए सी डी इन्होंने दिया ना। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है टू डेवलप द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट हैज द फॉलोइंग टारगेट। ठीक है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई है ना, ये डी का नहीं है, ये जो ऑप्शन नंबर ई है ना, ये ऑप्शन नंबर जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नंबर सी है मतलब 7 है उसका ये है। इन्होंने क्या किया, जो हम करेंगे इंश्योर इन्वायरमेंटल को सस्टेनेबिलिटी, जो आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नंबर 7 है, ये उसमें इन्होंने किया है टू हैव द सिग्निफिकेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। यानी 2020 के जरिए इन्होंने क्या किया, अचीव किया है ग्लोबल सिग्निफिकेंस इंप्रूवमेंट इन द लाइव्स ऑफ द एटलीस्ट 100 मिलियन स्लम डिवेलपर्स। तो ये आपका जो ई है ना, ये मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल है वो गोल नंबर 7 के ना कि 8 के हैं, ठीक है। तो ई भी आपका एलिमिनेट होगा, और इस एतबार से ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है यार, अच्छा खासा क्योंकि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट हैं और जो ऑप्शन नंबर ई दिया है ना, वो उसके अंदर सी उसमें आता है, गोल मतलब गोल नंबर 7 में आता है। और गोल नंबर 7 का जो ये है ऑप्शन नंबर बी, वो भी उसी का है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने विदाउट लगा दिया तो यही गलत है। तो गोल नंबर 7 में यही दो मतलब टारगेट इन्होंने अचीव किया है। एक ये अचीव किया है कि बाई 2015 द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, हम कह सकते हैं पॉपुलेशन मतलब विथ सस्टेनेबल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटाइजेशन, ठीक है। तो ये दो मतलब जो अचीवमेंट है गोल नंबर 7 में, जो कि हमारा गोल नंबर 7 क्या, इंश्योर द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो इन्वायरमेंटल की सस्टेनेबिलिटी को इन्होंने क्या किया है, ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटाइजेशन के जरिए अचीव किया 2015 बाई 2015। और जो ई वाला है टू हैव द सिग्निफिकेंस इंप्रूवमेंट इन द लाइव्स ऑफ मतलब जो 1000 मिलियन जो स्लम डिवेलर्स में यानी गरीबी वाली आबादी में जो लोग रहते हैं उनको इन्होंने निकाला है। हो सकता है उनको आवास वगैरह लैट्रिन वगैरह जो सब दे रहे हैं ना, ये सारी चीजें प्रोवाइड की है इन्होंने। तो ये अगर आप लोगों को ना मालूम हो तो जो गोल नंबर 7 के टारगेट वही है, ठीक है। बी और ई ये गोल नंबर 7 के टारगेट है, बाकी जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नंबर 8 है जो इन्होंने पूछा है वो ए है, और उसका जो सही आंसर है सी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ठीक है नहीं भाई, ये क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 120, अरेंज द फॉलोइंग सोलर सेल बेस मटेरियल इन ऑर्डर ऑफ देयर बैंड गैप एनर्जी। अब बताइए मतलब सोलर सेल के अंदर कौन जाकर इतना खोल खोल कर देखेगा कि मतलब कौन सा मतलब सिलिकॉन यूज हो रहा है, कौन सा गैलियम, ये सारी चीजें यूज हो रही हैं। मतलब इतने अंदर अंदर से ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा, जबकि 2020 में भी ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि वो तो वही क्वेश्चन है क्या था, लेकिन था सोलर सेल से इसी तरीके के ये सारे नाम थे, सिलिकॉन है, germanium है, गैलियम अर्सेनाइड है, कैडमियम सल्फाइड, ये सारी चीजें उसके अंदर थी। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने वो पूछ लिया है ना, अरेंज द फॉलोइंग सोलर सेल बेस मटेरियल इन ऑर्डर ऑफ देयर बैंड गैप एनर्जी। तो अब इसके अंदर क्या समझाया, जब कौन जाएगा सोलर सेल को खोल कर देखने कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, कौन कौन सा मेटल यूज होता है, क्या होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर इन्होंने दिया है, क्या है, कैडमियम पहले आएगा, फिर उसके बाद गैलियम आएगा, सी आएगा, फिर उसके बाद सिलिकॉन आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, जर्मेनियम आएगा। इसको कोई नहीं बताएगा ना, कौन जाएगा बताने के लिए। ऐसे क्वेश्चन एक दो मतलब आते ही हैं, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे मतलब जो कहीं से आपको भनक भी नहीं लगेगी मतलब कहाँ से पूछ रहे हैं। जबकि हमारे सिलेबस में सोलर एनर्जी है ना, मतलब अब सोलर एनर्जी में उतना अंदर ये जाकर पूछ रहे हैं ये सारी चीजें।
क्वेश्चन नंबर 121 द नेशनल वाटर मिशन अंडर क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीक टू इम्प्रूवमेंट वाटर यूज इफिशियंसी। तो जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान था, ठीक है, जिसके अंदर 8 मिशन हमारे थे, जो कि 2008 में आया था। आप लोगों को मालूम है कि वो 8 प्लान या वो 8 मिशन कौन से हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो हमारा नेशनल वाटर मिशन आया था, ठीक है, उसके अंदर जो वाटर की बात की गई, ठीक है, हम वाटर की एनर्जी यूज करेंगे, इफिशियंसी कितने % हम करेंगे, ये मैंने बताया भी था उस दिन। और ये हमारा वाटर मिशन ये कब आया इस मिशन के तहत? जैसे जो हमारा सोलर मिशन था वो 2010 में आया था, तो मैंने कहा कि उसको जवाहरलाल नेहरू मिशन भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें जो पहला टारगेट हमने रखा था कि वो यानी हम सिर्फ 20 मेगावाट यानी ये 20 गीगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन फिर 2015 में हमने चेंज कर दिया, जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मतलब ये फ्रेंच के साथ मिलकर हमने इनिशिएटिव लिया, तो हमने उसको कितना कर दिया, 100 गीगावाट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एक ग्रीन इंडिया मिशन आया था 2014 में। ग्रीन इंडिया मिशन जो हमारा 2014 में आया था, हमने उसमें कहा था कि हम 6 हेक्टर का मतलब ये होता है ना 1,00,000 या 60,000 या 40,000 करोड़ बोथ साइड, यानी हम सड़कों पर क्या लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, हम डिफोरेस्टेशन को बचाएंगे। और हम यानी 23 से 33% हम सारी सड़कों को कवर करेंगे, हम सारे सड़कों पर मतलब क्या लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे बोथ साइड, जो कि हाईवे वगैरह बनते हैं उन्हीं पर लगाएंगे। और उसके बाद हमारा वाटर मिशन जो आया था ये 2011 में आया था, मतलब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत वाटर मिशन जो हमारा आया था 2011 में आया था। उसमें ये था कि हम 20% मतलब इन पानी को मतलब पॉल्यूटेड वाटर से 20% पानी को हम आज़ाद करेंगे, यानी पीने के लिए प्रोवाइड करेंगे सबके लिए। जैसे बहुत सारी ऐसी एरिया है जहाँ पर पानी वगैरह मतलब साफ सुथरा पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मुंबई के कुछ एरिया में देख लीजिए, हैदराबाद की भी कुछ एरिया में ऐसा मिलेगा, मतलब पानी वगैरह मतलब बहुत दिक्कत से मिलता है, खासतौर से जो पहाड़ी एरिया होती है। और हम लोगों के यहाँ तो मतलब पानी बिल्कुल आसानी से मिल जाता है, ठीक है, बोरिंग वगैरह होती है, 70-80 फुट के अंदर ही पानी मिल जाता है। अब जैसे कि बंगाल को उस दिन आया था कि अर्सेनिक पॉल्यूशन वहां पर ज्यादा मिलता है, ठीक है, अर्सेनिक पॉल्यूशन था, कौन था, ठीक है, अर्सेनिक ही पॉल्यूशन था। तो मतलब ये कह रहे हैं कि हम 20% ओवरऑल पूरा बनाएंगे और सबके लिए प्रोवाइड करेंगे, तो वही है ये सारा क्वेश्चन। नेशनल वाटर मिशन अंडर क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीक टू इम्प्रूव वाटर यूज इफिशियंसी, जो वाटर का यूज करेंगे वो कितने % इफिशियंसी में बनाएंगे, तो 20% है। और ये भी PYQs के क्वेश्चन है, ठीक है, PYQs में सारी चीजें आ चुकी हैं। जी, ये क्लियर हुआ, जो ये क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आया ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं? जी ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन इज ऑन अकाउंट, तो अब वही देखिए यहाँ पर भी वही गैसेस का मसला है कि आपको मालूम होना चाहिए जो ओजोन लेयर के अंदर गैसेस होती हैं वो गैसेस कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 122 ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर, क्या हो सकता है? इजी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन तो जान लीजिए रिपीटेड हो रहे हैं बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं तकरीबन। और ओजोन से तो क्वेश्चन आते ही हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए इस मरतबा। जी, इसका सही आंसर क्या लगता है आप लोगों को, आप बताएं अपने हिसाब से कुछ। CFC तो है इस तरीके से का कार्बन मोनोऑक्साइड भी होना चाहिए, नाइट्रोजन, ABC तो होना चाहिए। देखिए 1 मिनट, मतलब क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये आता है, ठीक है, तो इसके लिए तो आप श्योर हैं कि ए आपका बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। फिर आपको मालूम होगा कि सल्फर का ऐसा कोई वहां पर ऑप्शन है नहीं, जो 7 गैसेस हमने याद की है, मतलब ओजोन के अंदर जो 7 गैसेस आती है उसके अंदर सल्फर का कोई लेना देना नहीं, ठीक है, तो आप सल्फर को भी इलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर उसके बाद आपके पास बचता है नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये मतलब कहाँ होती है, आपको मालूम है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये फोटोकेमिकल स्मोक के फॉर्मुलेशन में इसकी मदद होती है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये किससे निकलती है, ये अनबर्ड पेट्रोलियम आपका जो होता है, ये अनबर्ड जो मतलब वेस्ट होता है आपका, तो उससे निकलती है। अनबर्ड वेस्ट का मतलब वही होता है ना, जब हमारा जो कूड़ा करकट होता है बिल्कुल जब पूरी तरीके से नहीं जलता है, उसके अंदर से जो बदबू वगैरह निकलती है, तो इससे मतलब ये मीटा हीमोग्लोबिन का काज होता है। और ये मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि नाइट्रेट वगैरह इसी से उभरते हैं, और फिर नाइट्रेट जो होते हैं जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये सारी चीजें, ये मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का रिलेशन अगर आप देखेंगे तो फोटो केमिकल स्मोक के फार्मुलेशन के लिए ये गैस यूज की जाती है।
तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन के एतबार से अगर आप देखें तो आपके पास बचता है ए और डी, नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास जैसे कुछ ऑप्शन जो होते हैं, जैसे कुछ गैसेज इसके अंदर है, हमें मालूम है, ठीक है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यह इसके अंदर नहीं आती, लेकिन हमें कभी कभी ऑप्शन के एतबार से जाना पड़ता है। तो ऑप्शन के एतबार से हमें जाना पड़ा, तो इसका सही आंसर यही है। और जो कि नाइट्रोजन का हाथ होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर, यानी वो नाइट्रोजन जो कि, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है ना, तो एक जैसे हमारी एक होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक हमारी होती है नाइट्रिक्स ऑक्साइड, एक होती है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, एक होती है नाइट्रस ऑक्साइड। जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जो हमारी मतलब क्योटो प्रोटोकॉल में पाई जाती है, वो फर्टिलाइजर में बहुत ज्यादा उसका यूज होता है। तो मैंने कल भी बताया था कि जो फर्टिलाइजर में उसका यूज होता है, उसका जो प्लांट बनाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल एक्शन बोलते हैं। तो वो मिला जुला कर उसी से ये मुराद है, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर। तो अगर ना मालूम हो तो इसको आप लोग अपने ओजोन वाले कॉलम में लिख लीजिए, नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर। और ये भी ना बिल्कुल पीवाईक्यूज का क्वेश्चन है, ऑप्शन भी वही है, और बिल्कुल मतलब वही क्वेश्चन है, बिल्कुल टू द पॉइंट वही क्वेश्चन सारे रिपीट हुए हैं मतलब इसके 121 क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, 122 क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ये 2020 के सारे क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? हाँ जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123, नेचुरल डिजास्टर एक्सिबरेट पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज लैक नेशनल डिजास्टर रिस्क स्ट्रेटजीज अलाइंग टू सेंडाई फ्रेमवर्क। ये क्या, ये कह रहे हैं कि जो नेशनल डिजास्टर है वो एक्सिबरेट, यानी वो पॉवर्टी को बढ़ाता है डेवलपिंग कंट्रीज में। जैसे नेशनल डिजास्टर हम कह सकते हैं बहुत सारी चीजें हो सकती है, आपकी सुनामी हो सकती है, जलजला हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, ये सारी चीजें जो होती हैं। तो कह रहे हैं कि अगर आ जाए डेवलपिंग कंट्रीज में तो क्या क्या वो पॉवर्टी को बढ़ाएगा। तो जैसे कि अगर आता है जलजिला वगैरह, सुनामी वगैरह आती है, तो पूरा का पूरा शहर तबाह बर्बाद हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि शहर तबाह बर्बाद हो जाता है, अगर शहरों के लोग बच जाते हैं, उनका कारोबार कुछ नहीं, उनका घर नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि वो फकीर हो गए, गरीब हो गए, यानी उनका सारी मतलब उनकी जो सारी चीजें हैं, सारी दौलत है, बिल्कुल लुट जाती है उन चीजों में। तो यानी क्या है कि वो पॉवर्टी ही को बढ़ाता है अगर आता है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में। और डेवलपिंग कंट्रीज में अगर ये सारी चीजें होती हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है बिल मुकाबिल, मतलब रूरल ये मतलब देहाती एरिया जिसको रूरल एरियाज बोलते हैं, जैसे अभी दिल्ली वगैरह में अगर आ जाएगा तो बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा, और बहुत सारी चीजें तबाह बर्बाद भी होंगी बिल मुकाबिल देहातों के, क्योंकि देहातों में इतने ज्यादा वसाइल नहीं होते जितना शहरों में होते हैं, ठीक है। तो नुकसान भी वहाँ ज्यादा होता है, और वहाँ और ये सारी चीजें वहाँ नुकसान भी ज्यादा होता है, खतरा भी ज्यादा होता है। तो फिर रीजन ये क्या कह रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज लैक नेशनल डिजास्टर, ये कह रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है उनके पास कमी होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को या स्ट्रेटेजी को, मतलब हम कह सकते हैं कि मैनेज करने में, यानी उनके पास कोई ऐसी मतलब तकनीक नहीं होती जिसके जरिए वो नेशनल डिजास्टर और इन सारी चीजों को मैनेज कर सके। टू सेंडाई फ्रेमवर्क जो इन्होंने कहा है ना, अलाइन टू सेंडाई फ्रेमवर्क, उसका मतलब वही होता है कि मैनेज करने में कि इनके पास कमी होती है, यानी ये मैनेज नहीं कर पाते। तो ऐसा होता है क्या, मतलब जैसे अगर फ्लड आ गया या लैंडस्लाइड आ गई और कोई भी जो सारी चीजें होती है नेचुरली तौर पर, तो क्या जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनके पास कोई हरबा नहीं होता, कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं होता कि वो उसको रोक सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली जो उड़ीसा में जो साइक्लोन वगैरह आया, तो जबकि हमें टीवियों के जरिए कब से बताया जा रहा था, मतलब तकरीबन 1 मंथ पहले ही से ना, कि बारिश होने वाली है, साइक्लोन आएगा, उसका असर है, ये है, वहां से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो ये क्या है, मतलब हमें पहले से मालूम है, इसका मतलब है कि हम मतलब उसका एहतमाम कर रहे हैं ना, हम बचने का एहतमाम कर रहे हैं, हम बचा रहे हैं कि जिस मतलब जितना ज्यादा हो सके हम लोगों को बचा सकते हैं। तो ये रीजन आप लोगों को क्या लगता है, असर्शन एंड रीजन दोनों मतलब एक्सप्रेशन सही है या गलत है, ये बिल्कुल सही क्या है? जी बोले, मतलब आप लोग भी क्वेश्चन मतलब बोलने की कोशिश किया करें ना, इससे ये होता है कि थोड़ा एक हैबिट डेवलप होगी ना कि हम कैसे करें क्वेश्चन। दूसरा वाला तो गलत होगा क्योंकि ऐसा होता नहीं है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर लैग दिया है ना, तो हम मतलब आंख बंद करके कह सकते हैं कि लैग बिल्कुल कम है। क्योंकि यार हमें मालूम है कि लैंडस्लाइड वगैरह होती है, अर्थक्वेक वगैरह होता है, कि फौरन मतलब लोग इसका बचाव निकालना शुरू हो जाते हैं, डैम लगा देते हैं, ये सारी चीजें कर देते हैं ना बचाने के लिए। तो ऐसा होता नहीं है, उनके पास मतलब जराए होते हैं ये सारी चीजों। क्वेश्चन नंबर 124, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट टर्म शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूशन। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा मतलब निम्नलिखित में से आप उन पॉल्यूशन को बताइए जो कि मतलब सबसे कम है एटमॉस्फेयर में। जैसे हमारे जो गैसेस होते हैं एटमॉस्फेयर में जो सराउंड करते हैं,
मतलब जो सबसे कम रहते हैं एटमॉस्फेयर में, उन गैसेस को आप बताइए कि कौन सा है। ब्लैक कार्बन है, मीथेन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सरफेस ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस तरीके का जो क्वेश्चन है 2020 में भी आया था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर 2-3 गैसों का इजाफा करके ऑप्शन को चेंज कर दिया है। तो इसी वजह से हम मतलब खुद भी मतलब वही कर रहे हैं और आप लोगों को भी बता रहे हैं कि इस मर्तबे का जो क्वेश्चन है तकरीबन आप लोग खुद 2-2, 3-3 मरतबा पढ़ डालिए। अगर मतलब जो समझ में आता तो फिर वो बहुत अच्छी बात है, और जो समझ में नहीं आता एटलीस्ट अगर वो क्वेश्चन हमें आ जाए तब ये हमें मालूम हो ना कि मतलब हम उसका तो मतलब आंसर हम गलत नहीं कर सकते, कम से कम उसी को तो हम रिपीट कर सकते हैं बार बार। हमें खुद मतलब जहन में याद हो जाएगा कि हाँ इसका सही आंसर ये है। 2-3 मरतबा से ज्यादा मतलब एक बार से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब याद ही नहीं रहता। 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, तीसरी बार में तो आपको जरूर बिल्कुल सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल पानी पानी हो जाएंगे। तो कम नहीं है, 1700 क्वेश्चन बिल्कुल कम नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों को अगर मालूम मतलब है तो फिर बहुत अच्छी बात है, इसका आप लोग बताएं, वरना तो देखिए जो होता है ना आमतौर पर हम बताएं तो जो कार्बन हमारा डाइऑक्साइड ब्लैक तो कार्बन शायद नहीं होगा एरोसोल है। ना, क्योंकि कार्बन जी डाइऑक्साइड जी। बहुत ज्यादा है। कार्बन हाँ तो डाइऑक्साइड वही है। तो ज्यादा अवेलेबल रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब मिनिमम बोलते हैं ना कि 150 मतलब 200 ईयर तक मतलब ये रहता है एटमॉस्फेयर में, तो इसको तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर मतलब 2 ही ऑप्शन जाएगा, फिर हम कंफ्यूज हैं A B C D और B D में। तो हमें मालूम है कि जो हमारा ब्लैक कार्बन एरोसोल होता है ये सबसे कम रहता है। सबसे कम का मतलब ये 4 से या 12 दिन ही के अराउंड ये एटमॉस्फेयर में रहता है। ये तो 4 दिन से मतलब बिटवीन, ठीक है, 4 दिन से बिटवीन ये मतलब 12 के अराउंड ये एटमॉस्फेयर में रहता है। और जो हमारा मीथेन होता है ना ये 12 ईयर्स रहता है। और जो हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ये मतलब 15 ईयर से 25 ईयर रहता है, यानी बिटवीन में रहता है इसका जो आता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और जो हमारा सरफेस ओजोन है ना ये 9 ईयर्स रहता है। ये 9 साल एटमोसफेयर मतलब घूमता रहता है। ब्लैक कार्बन एरोसोल इसको कहते हैं कि ये 4 दिन से मतलब 4 से 12 दिन के अंदर ये रहता है। और मीथेन जो है ये 12 ईयर्स रहता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो रहता है आपका ये रहता है 14 ईयर्स टू मतलब 25 ईयर्स, 14 से 25। उसके बाद बूढ़ा होके मर जाता है। तो यही पूछा है ना इन्होंने, शॉर्ट लिव। और जो हमारी मतलब क्योटो प्रोटोकॉल में CF6 जो है ना एक सल्फर हेक्साफ्लोराइड, वो 3200 ईयर्स रहती है। बताइए इतना खतरनाक, इतनी खतरनाक ये सारी गैसेज होती हैं, मतलब उड़ने का नाम ही नहीं लेती। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि मतलब ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहे हैं। मतलब ये जो गैसेज है ना मतलब इनकी एटमॉस्फेयर में एक मियाद होती है रहने की। मतलब बहुत सारी गैसेज है जो बिल्कुल लाइफ टाइम तक रहती हैं, कभी खत्म ही नहीं होती है। इसी वजह से ये सारे प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं ना उनको खत्म करने के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल आया, मोनेट्रियल प्रोटोकॉल आया, इसी वजह से आती है कि इनको खत्म किया जाए, मतलब खत्म किया जा सके। और खत्म तभी कर सकते हैं जब हम अपने पॉल्यूशन को कम करेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन सबसे बड़ा तो वही होता है ना, उसी से सारी गैसेस जनरेट होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वो हर गैसेस में मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर है 125, द सेकंड हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन बायोगैस। ये कह रहे हैं कि सेकंड हाईएस्ट कंसंट्रेशन बायोगैस में किसका होता है। हमारा जो बायोगैस होती है, बायोगैस में जैसे हम बोलते हैं कि बायोगैस मीथेन का ज्यादा हाथ होती है, ठीक है। बाकी जो 30% उसमें होती है वो कौन सी गैसेस होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो बायोगैस जहां भी आएगी ना तो बायोगैस में मीथेन का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि 70% जो होती है बायोगैस के अंदर वो मीथेन की होती है। और आपको भी मालूम है कि मतलब मीथेन का जहां भी नाम आता है तो आप लोग समझ जाइए कि बायोगैस से रिलेट करती है। तो ठीक है, इसका मतलब जो सेकंड हाईएस्ट होता है ना तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी 30% होती है, और जो मीथेन होती है वो 70% होती है बायोगैस का। तो बायोगैस में यानी हम और कार्बन डाइऑक्साइड की से ही ये दोनों जनरेट होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आप लोगों को मालूम है ना कि हर एक गैस के अंदर ये पाई जाती है। तकरीबन जितनी गैस है सबके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो बायोगैस जो हमारी होती है मीथेन में ज्यादा होती है। उसके बाद जो सेकंड इन्होंने पूछा ना, सेकंड वही होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126, एज पार्ट ऑफ द इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इंडियाज टारगेट ऑफ 33 से 35% रिडक्शन इन कार्बन इमिशन इंटेंसिटी बाय द ईयर 2030 is shot out to be achieved with reference to,
मतलब 1990 के लेवल को कंपेयर करके ये करेंगे, या 2005 के लेवल को, 2015, 2020। ये भी पीवाईक्यूज का क्वेश्चन, बहुत ही मरतबा ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ, और ये मतलब एक हमारा एग्रीमेंट है, बहुत ही फेमस एग्रीमेंट है, और उसी से मतलब उसी का ये कीवर्ड हम कह सकते हैं। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे। ये जिसकी भी शिफ्ट का क्वेश्चन आया, अगर उस बंदे ने पीवाईक्यूज वगैरह अच्छे से किया होगा ना, तो फिर उसका मतलब ठीक ही क्वेश्चन गया होगा मेरे ख्याल से। क्योंकि 2022 का जो क्वेश्चन था उसको मैंने मतलब थोड़ा मतलब डीप एनालिसिस से किया था, तो उसका कहीं ना कहीं कुछ फायदा नजर आ रहा है। तो अब ये क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नहीं पीवाईक्यूज का कितना बड़ा हाथ होता है। सब पीवाईक्यूज से ही अक्सर बेस पर क्वेश्चन रिलेटेड। हाँ, कुछ क्वेश्चन है मतलब पूरा तो पीवाईक्यूज के बेस पर तो नहीं दे सकते ना, हाँ वही बेस बना सकते हैं देने के लिए, उसी का ऑप्शन आगे पीछे कर सकते हैं। अब मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको इन्होंने इंक्रीजिंग उन्होंने दिया था 2020 में, तो इसको उन्होंने डिक्रीजिंग में पूछ लिया है। तो अब इन सारे क्वेश्चन को वही बच्चे बना सकते हैं जो उसको मतलब कायदे से याद किए होंगे कि हाँ ये इस पर ये आता है, इस पर ये आता है। सब तो नहीं बना सकते ना। 2015 से शुरू हो। तो नहीं, 2015 में तो वो आया ही था। ये पेरिस एग्रीमेंट का सबसे बड़ा कीवर्ड है, ठीक है। ये 2005 के लेवल को कंपेयर करेंगे। तो जैसे पेरिस एग्रीमेंट में 2-3 चीजें आती हैं, एक 2 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ आपको मिलेगा, एक 1.5 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ मिलेगा, और दूसरा ये है कि जो उसके अंदर ये टारगेट किया गया था ना, इंडिया का टारगेट 33 से 35% रिडक्शन इन कार्बन इंटेंसिटी, यानी इंडिया का टारगेट इसके अंदर बना था, जबकि इंडिया ने अभी इसको कर नहीं पाया है। ठीक है, कि कार्बन इंटेंसिटी बाय द ईयर 2030 जो कि वो अचीव करेगा विद रेफरेंस 2005 के लेवल को। यानी 2005 के लेवल से मुराद ये है ना कि यानी हमारे 2005 के लेवल से पहले मतलब इंडिया का जो वो था इमिशन था, मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट था इस तरीके से बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड नहीं था या जो भी है। तो वो यही कह रहे हैं कि हम इतना रिड्यूस करके दिखाएंगे, यानी अपने इन्वायरमेंट को उसी जैसा यानी 2005 के लेवल के जैसा लेकर आएंगे 2030 तक, जबकि अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो इसी को बोलते हैं 33 से 35% रिडक्शन। और एक एक पेरिस एग्रीमेंट के अंदर इसकी बात की गई थी, वो 1990 के लेवल को कंपेयर करके बात की गई थी, यानी हम 40% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस पर एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। नॉन फॉसिल फ्यूल बेस का मतलब ये हो गया ना, यानी हम रिन्यूएबल एनर्जी लेकर आएंगे। फॉसिल फ्यूल का मतलब ये हो गया अगर हम 40% लेकर आएंगे एनर्जी को, जो कि अगर वो हमारी फॉसिल फ्यूल बन गई तो फिर मतलब तो फिर कोई फायदा तो है नहीं, फॉसिल फ्यूल बन गई यानी फिर वो खत्म हो गई। तो इसी के अंदर पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ये 3-4 चीजें आती हैं, तो आप लोग मतलब इसको नोट कर लें, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए, एक तो ये मिल जाए 33 से 35% रिडक्शन, ठीक है, इमिशन इंटेंसिटी में, तो आप फौरन समझ जाइएगा। और यहाँ देखिए इन्होंने लेवल पूछ लिया है, 2005 का लेवल है और ये पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड है। और दूसरा है कि अगर आपको मिल जाए 40% लिखा हुआ, ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस पर, ठीक है, इस तरीके से अगर 40% लिखा हुआ मिले और आगे ये लिखा हुआ मिले नॉन फॉसिल फ्यूल बेस पर एनर्जी, मतलब हम एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे या एनर्जी को लेकर आएंगे, तब भी आपके जहन में यही जाना चाहिए कि ये पेरिस एग्रीमेंट से रिलेट करता है। और ये इनका जो लेवल है कंपेयर करने का, ये 1990 का लेवल है, ठीक है। ये वाला 2005 का लेवल है और ये वाला 40% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस पर 1990 का लेवल है। दूसरा ये है कि इसी को मतलब कहते हैं कि अगर 1/3 कहीं लिखा हुआ मिल जाए इस तरीके से, तब भी आप समझ जाइएगा कि ये भी पेरिस एग्रीमेंट के ताल्लुक से ही ये बात कर रहे हैं। और तीसरा ये कि अगर आप लोगों को कहीं 2.5 3 बिलियन टन इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, 3 बिलियन टन इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए, तब भी आप समझ जाइएगा कि ये कि मतलब पेरिस एग्रीमेंट से ताल्लुक से ही ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्योंकि ना ये सब इसी से मिलते जुलते हुए बहुत सारे टारगेट इसके अंदर बनाए गए। तो मैंने कहा कि ना इसके अंदर सिर्फ टारगेट ही बने हैं, लेकिन अभी अचीवमेंट नहीं दिखी है इसकी कुछ खास, तो इसी वजह से ये अभी लीगली बाइंडिंग नहीं हुई है। तो जैसे ये इंडिया का टारगेट है 2030 तक है, और बाकी इंडिया का जो 40% वाला मतलब जो टारगेट है वो भी 2030 तक है। 2.53 बिलियन टन का मतलब ये है कि ना कार्बन इंटेंसिटी जो होती है, यानी कार्बन इमिशन होता है एक, शायद वो होता है एक कार्बन इंटेंसिटी जो होती है, इन दोनों से अलग होता है। यानी हम इससे जो एनर्जी निकालेंगे बिल्कुल मतलब खालिश एनर्जी होगी, इसके अंदर मतलब कोई फॉसिल फ्यूल की कोई शिकायत नहीं हो सकती। ऐसा कुछ होता है, मुझे भी बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन है ये सारी चीजें इसके कीवर्ड में यही सब मतलब सारी चीजें मैंने इसको मतलब पीवाईक्यूज के जरिए मैंने निकाला था। जबकि मुझसे इस मरतबा जो सारे क्वेश्चन आए तो मुझे मतलब हेल्प मिल रही है इन सारी चीजों से। यानी हम मतलब हम तो इतने अच्छे पढ़े लिखे हैं नहीं कि हमारी ये फील्ड हम इसको मतलब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो जितना कम से कम हम समझ सकते हैं, जितना हम कीवर्ड को कैच कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो मैंने बताया आप लोगों को 33 से 35% कहीं लिखा हुआ रिडक्शन इंटेंसिटी मिल जाए, 40% नॉन फॉसिल फूल बेस लिखा हुआ मिल जाए, या 1/3 इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए, तब भी आपका जहन जाना चाहिए पेरिस एग्रीमेंट में। और अगर 2.53 बिलियन टन लिखा हुआ मिल जाए,
तब भी आपका जहन जाना चाहिए पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, क्लियर। इसको आप लोग नोट कर लें, बिल्कुल हल्के में ना ले, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं आगे, देखिएगा आप लोग खुद। ठीक, क्वेश्चन नंबर 127। जी नहीं भाई, समझ में आया ना ये? तो आप लोग बिल्कुल खामोश हो। ये समझ में आ गया लेकिन भूल गए, फिर बाद में आप हाँ समझ में। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स, ठीक है, रूल्स 2000, द नाइट टाइम नॉइज स्टैंडर्ड फॉर कमर्शियल एरिया इन इंडिया। ये कह रहे हैं कि जैसे कि ना मतलब इंडिया में मतलब जो कैटेगरी बनाई गई है, रेसिडेंटल एरिया की अलग है, मतलब डे का अलग है, नाइट का अलग है, कमर्शियल एरिया का अलग है, इंडस्ट्रियल एरिया का अलग है, और जो हमारी साइलेंट एरिया होती है उसका अलग है। तो अगर आप लोगों का मालूम है तो फिर अभी आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं, वरना अगर नहीं मालूम है तो फिर बताएं, मैं इसको बताऊं कि मतलब क्या क्या है। जैसे कि जो हमारा 45 है रेगुलेशन ना, बना था ना, तो एक हमारा, जी 45 कितना है है इसका ना। सही आंसर? नहीं नहीं, 45 नहीं है इसका। जो सही आंसर होगा ना, मतलब ये क्या पूछा है, नॉइस पॉल्यूशन, ये कमर्शियल एरिया पूछा है और नाइट टाइम का पूछा है ना। तो कमर्शियल एरिया में आपका दिन का है 65% और नाइट का है 55%। तो देख लेते हैं, तो ये 55% होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें, आपका आएगा इंडस्ट्रियल एरिया, मैं सिर्फ आई बना देता हूँ। ठीक है, यानी इंडस्ट्रियल एरिया में आपका होगा डे का हो सकता है 75%, और नाइट का हो सकता है आपका कितना, यानी 5% आप माइनस कर देंगे, 70%। ठीक है, ये बनाया गया है। फिर उसके बाद आपका आएगा ये आपका हो गया इंडस्ट्रियल, डी से हो गया, यानी डे में कितना, डे टाइम में कितना हो सकता है 75 dB, और नाइट टाइम में कितना हो सकता है 70 dB। इसको लिख लीजिए, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन 2020 में आए थे और इस मरतबा भी देखिए आए हुए हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद एक आएगा कमर्शियल एरिया, अब मैं सी बना देता हूँ, तो जिसके अंदर डे में आएगा कितना 65% और नाइट में आएगा 55%, जो कि यही क्वेश्चन है आपके सामने जो पूछा हुआ है। ठीक है, कमर्शियल एरिया से। उसके बाद आएगा आपका रेसिडेंटल एरिया, जो आप लोग रहते हैं, तो वो आएगा डे में 55% और नाइट में आएगा 45%। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक आता है साइलेंट एरिया, बहुत इजी है, 55-10% का सिर्फ ये फर्क है, अभी आप थोड़ा तवज्जो से देखेंगे फिर आपके लिए क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर आएगा डे का 50 और नाइट का आएगा 40। देखिए, आप देखिए ऊपर से, मतलब ऊपर से अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो सिर्फ 5% माइनस किया गया, बाकी नीचे तक आप आएंगे सब में 10-10% माइनस। 65 से 55 है, ठीक है, और 55 से 45 है, फिर यहाँ पर 50 से 40 है, इस तरीके से। तो ये क्लियर है ये क्वेश्चन, मैं इसको बता दूं, समझ में आया सबको? हाँ जी समझ में आया। ठीक। इससे पहले वाला खालिद आपके पास है? हाँ, ये मैंने लिख रखा है और ये मुझे याद है, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, PYQs के जरिए निकाला, तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लिख के भेज दूँ ग्रुप में, नहीं जी, इसको जरूर करिए। ताकि हाथ नोट कर लें, बल्कि वो सही रहता है। ठीक है, जब 33 से 35% कार्बन इंटेंसिटी या फिर 40% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस पर, इस तरीके से, तो उसमें हम 1990 के लेवल को कंपेयर करेंगे, और 33 से 35% में 2005 के लेवल को कंपेयर करेंगे। 2.53 बिलियन टन इस तरीके से आए लिखा हुआ है, या 1/3 लिखा हुआ है, तब भी आप समझेंगे कि ये पेरिस एग्रीमेंट के ताल्लुक से, या एक आता है 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस। ये तीनों चारों पांचों छह जो कीवर्ड है ना, सब पेरिस एग्रीमेंट से रिलेट करते हैं। चलिए यार, ये टाइम भी हो गया ना, मतलब फिर इसको कल करती हैं, शायद इसको कल खत्म करने की कोशिश की जाए। पता नहीं कितने क्वेश्चन है, इसमें तो दिमाग खराब हो जाता है यार।